नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीट ड्रॉपर्स के लिए मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ नीट ड्रॉपर्स के लिए। तो मैंने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ा दिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। पहला चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और दूसरा चैप्टर रेस्पिरेशन। ये 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। अब ये तीसरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चल रहा है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। अब ये सेकेंड वीडियो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आरबीसी तक मैंने बताया था, और जो ब्लड से रिलेटेड और जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, उसको मैंने सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने सारा चीज़ को सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ा दिया है। जो क्वेश्चन आएगा जहाँ से, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है। अब हम लोग आज आते हैं बच्चों ल्यूकोसाइट्स में, यानी डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए बच्चों, तो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में कितना होता है, तो कहा जाता है ब्लड में 6000 से 8000 पर mm³ के बराबर नंबर होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। मतलब कहने का मतलब, अगर आप अपने बॉडी से 1 mm³ के बराबर ब्लड निकालिएगा तो उसमें 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होना चाहिए। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो निकाला जाए बच्चों, तो दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 600:1 आएगा। कुछ टर्म है बच्चों, देखिए, जैसे कि ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया, डायपिडेसिस, ये टर्म है जो आपको जानना चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है ब्लड में, कब? जब कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, तो वैसे ही वहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसका मतलब कहीं भी अगर टर्म ल्यूकोसाइटोसिस आ गया तो समझ जाइए कि डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर दिया है। क्यों भाई? इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एक तरह का हमें प्रोटेक्शन करता है, किसी भी बीमारी से, डिजीज से प्रोटेक्शन करता है। तो कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उसको मार के गिराने के लिए या उसको ठीक करने के लिए डब्ल्यूबीसी जाता है। तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा वहाँ पे, तब ना जल्दी से जल्दी ठीक होगा। तो कब? जब ड्यूरिंग इन्फेक्शन होगा, तब डब्ल्यूबीसी का नंबर जो वहाँ पे बढ़ जाता है। तो वैसे ही प्रोसेस को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का नंबर कैंसर के वक्त अगर बढ़ जाए, अगर कहीं पे कैंसर हो गया है, वहाँ पे डब्ल्यूबीसी जा रहा है, जो जिस सेल में कैंसर हुआ है उस सेल को पकड़ पकड़ के खा रहा है, या जिसके वजह से हुआ है उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। डायपिडेसिस कहा जाता है इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन मतलब कहीं पे चोट लग गया, उसके वजह से रेडनेस आ गया, फूल गया, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के दौरान डब्ल्यूबीसी अमीबाइडल मूवमेंट जो करता है, उसी को हम डायपिडेसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसका लाइफ स्पेन की बात किया जाए तो कुछ घंटों से लेकर सालों तक होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी एक तरह का सोल्जर की तरह काम करता है, और सोल्जर का कोई लाइफ नहीं होता है। कब मर जाए कहना मुश्किल है। हो सकता है पूरे जीवन काल 60 साल 80 साल तक रहे, या हो सकता है अभी अभी तुरंत गया, मारपीट मतलब गोली बारूद चला और बस ख़त्म, दुश्मन घुसा और तुरंत गोली लग गया, ख़त्म। तो वही होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है कुछ आवर से लेकर ईयर तक का होता है। तुरंत इन्फेक्शन हुआ या कोई वायरस घुस गया आपके बॉडी में, तुरंत डब्ल्यूबीसी हो सकता है मर जाए। तुरंत अभी हुआ था और अभी तुरंत ही मर गया। तो डब्ल्यूबीसी का कोई लाइफ स्पेन नहीं होता। इसी वजह से मैंने लिख दिया है कुछ घंटा से लेकर आवर तक इसका लाइफ स्पेन होता है। ये ल्यूकोसाइट यानी जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं बच्चों, वाइट ब्लड सेल, इसको 2 पार्ट में बांटा है ग्रेन्यूल्स के आधार पर। जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होता, विदाउट ग्रेन्यूल, उसको हम एग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ये इसका मतलब होता है प्रेजेंट होता है, उसको हम ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो है बच्चों, उसको भी फर्दर 2 पार्ट में बांटा, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है बच्चों, उसको भी 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बच्चों? 3 पार्ट में। इयोसिनोफिल्स जिसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, दूसरा बेसोफिल्स और तीसरा न्यूट्रोफिल्स।
ठीक है। अगर लिम्फोसाइट की बात किया जाए बच्चों, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो सबसे छोटा WBC का पार्ट है, जिसका कि साइज 8 माइक्रोन के बराबर होता है, और इसके अंदर किडनीज जो है ये राउंड होता है। और मोनोसाइट्स सबसे बड़ा WBC का पार्ट है, जो कि 18 माइक्रोन के बराबर होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है बच्चों, ठीक है। इयोसिनोफिल, जिसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, ये 10 माइक्रोन के बराबर होता है। इसके पास जो न्यूक्लियस होता है, देखिए बच्चों, ये बाइलोब्ड होता है। देखिए यहाँ भी एक लोब और फिर ऐसे 2 लोब, तो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इसका किडनी बाइलोब्ड है। और बेसोफिल्स देखिए बच्चों, ये भी 10 माइक्रोन के बराबर होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होता है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स की बात किया जाए तो ये भी 10 माइक्रोन के बराबर होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस का जो लोब्ड होता है वो कई लोब्ड होता है, 4 से लेकर 7 लोब्ड तक होता है। इसी वजह से इसके न्यूक्लियस को मल्टी लोब्ड कहते हैं। नीचे मैंने लिख दिया है मल्टी लोब्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 4 to 7 लोब्ड होता है, ठीक है। अगर ब्लड में WBC में से इस सारे में से सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, कौन कितना परसेंट में पाया जाता है, अगर इसकी बात किया जाए तो कहा जाता है लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, और मोनोसाइट मात्र 6 से 8% तक होता है, और सबसे कम तो बेसोफिल होता है। इयोसिनोफिल और एसिडोफिल जो कि 2 से 3% होता है, और बेसोफिल्स 0.5% बहुत कम होता है। और न्यूट्रोफिल्स की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ही होता है, लगभग 60 से 65% होता है, 60 to 65%, ठीक है। देखिए बच्चों, लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल और बेसोफिल, इन तीनों को मैं नेक्स्ट पेज में इसका फंक्शन को बताता हूँ, लेकिन मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों का फंक्शन यही बता देता हूँ। ये न्यूट्रोफिल जो है बच्चों, जो कि मल्टी लोब्ड होता है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 60 to 65% पाया जाता है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है मैक्सिमम, यानी सबसे ज़्यादा पाए। इसका जो फंक्शन है बच्चों, इसका फंक्शन फेगोसाइटोसिस होता है, मतलब भक्षण। फेगोसाइटोसिस भक्षण कोशिका, मतलब ये दोनों जो होता है भक्षण कोशिका की तरह काम करता है, यानी किसी भी अनवांटेड चीज़ जो फॉरेन पार्टिकल है या भी कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी आया उसको मार के खा जाता है, बस। और मोनोसाइट का भी वही काम है, दोनों का मैंने एक ही जगह लिख दिया। इसका भी फंक्शन, न्यूट्रोफिल का फंक्शन फेगोसाइटोसिस, और इसका भी फंक्शन मोनोसाइट्स का भी फेगोसाइटोसिस। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया बच्चों, न्यूट्रोफिल को हम PMNC भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियस का लोब है ये मल्टी लोब्ड में पाया जाता है, इसी वजह से न्यूट्रोफिल को PMNC भी कहते हैं। PMNC मतलब पोलीमोर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि बहुत सारे रहने वाले न्यूक्लियस, लोब्ड वाला न्यूक्लियस को ही हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। घबराने की बात नहीं है बच्चों, PMNC का हमने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है, पोलीमोर्फो न्यूक्लिएटेड सेल। मोर्फो मतलब मोर्फोलॉजी, और पोली मतलब बहुत, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, और सेल मतलब सेल। बहुत सारा लोब्ड वाला न्यूक्लियस रखने को ही बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, जिसमें हम लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल इन तीनों को के फंक्शंस को डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, ये जो इयोसिनोफिल है या एसिडोफिल या किसी का नाम बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये क्यों रखा गया है? वो इसलिए बच्चों, ये स्टेन के आधार पर रखा गया है। अब आता है कि ये चूंकि बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स है बच्चों, अब आता है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, तो चूंकि इसको पहचानने में दिक्कत होता है, तो इसको आप आसानी से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, सब एक जैसा लगता है। तो हमको क्या करना होता है, स्टेन मतलब रंग करना पड़ता है। तो चूंकि इयोसिनोफिल या जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, वो एसिडिक डाई के वजह से कलर्ड होता है, इसी वजह से इसको एसिडोफिल्स बोले। और बेसोफिल्स इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये बेसिक डाई के वजह से कलर्ड होता है या स्टेन होता है। और न्यूट्रोफिल जो कि न्यूट्रल डाई के वजह से कलर्ड होता है, इसी वजह से इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। ये भी बात मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे बच्चों, क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ पे एक ग्रेनुलोसाइट्स है, इसे देखिए, इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है,
दोनों में। लेकिन ये इसका नाम ग्रेनुलोसाइट, इसका मतलब इसके अंदर ग्रेन्यूल। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ब्लैक और रेड दोनों बनाया है, दोनों कलर से ग्रेन्यूल्स को दर्शाया है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, दो तरह का ग्रेन्यूल्स होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लैक से बनाया है, क्योंकि इसके पास एक ही तरह का ग्रेन्यूल्स होता है और इसके पास भी ग्रेन्यूल्स होता है, इसीलिए तीनों को ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, जिसमें हम लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, इन तीनों का फंक्शंस को डिस्कशन करें। आइए बच्चों, लिम्फोसाइट्स सबसे पहला आता है। तो लिम्फोसाइट को भी फर्दर दो पार्ट में बांटा है, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को भी फर्दर 4 पार्ट में बांटा, एक टी हेल्पर सेल, टी एच मतलब टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। ये बांटा नहीं, मतलब ये 4 तरह का टी लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, टी लिम्फोसाइट में ये जो 4 तरह का लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, इसमें देखिए बच्चों, अगर आप ये टी मेमोरी सेल्स की बात करें तो ये बनता है इसीलिए ताकि फ्यूचर में कभी कोई चीज़ आए तो फिर उसको पहचान के उसको मार गिरा सके, या कोई फॉरेन पार्टिकल, यानी उसको पहचान करने में ये टी मेमोरी सेल का काम होता है। और ये टी किलर सेल की बात किया जाए बच्चों, तो ये एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है, परफोरिन। ये परफोरिन प्रोटीन रिलीज करता है टी किलर सेल, इसके वजह से ये किल करता है, जानते हैं कि इसको, कैंसर सेल को। कैंसर सेल मतलब हमारे ही सेल जिसमें कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है, उस वहीं पे बोलते हैं कि वहाँ पे कैंसर हो गया है या इन्फेक्टेड हो जाता है, या फिर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल हमारे बॉडी में है, कोई सेल है जिसमें कि वायरस हो गया है, वायरस से इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे, तो ऐसे सेल को किल करने के लिए ये टी किलर सेल एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है, परफोरिन प्रोटीन, जिससे इन सारे सेल्स को मारता है, ठीक है। ये टी किलर सेल है, लेकिन ये अपना सेल है। अब ये टी किलर सेल परफोरिन प्रोटीन एक लिमिट में ही करेगा ना रिलीज, उतना ही करेगा जितना कि कैंसर वाले सेल या वायरस इन्फेक्टेड सेल को मार सके। अब लेकिन लगातार करने लगे, इन सेल के अलावा इसको मारने के बावजूद भी फिर भी करते रहे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो नॉर्मल सेल है उसी को मारना स्टार्ट कर दे, उसी को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि परफोरिन प्रोटीन तो उस सेल को मार देगा, उसको तो गला देगा। तो इसके लिए इसके रिलीजिंग प्रॉपर्टी को सप्रेस करने के लिए ये टी सप्रेसर सेल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो करके बना दिया है। टी सप्रेसर से टी किलर सेल को सप्रेस करने में काम करता है, ठीक है, ताकि ये अनकंट्रोल परफोरिन प्रोटीन को रिलीज ना करे, तभी करे जहाँ पे कि काम है, जिस वक्त काम होता है। क्लियर बच्चों। अब ये टी हेल्पर सेल जो होता है बच्चों, कहा जाता है कि ये दोनों तरह के इम्यूनिटी को कंट्रोल किए रखता है, बी और टी लिम्फोसाइट दोनों, ये दोनों इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इस दोनों को कंट्रोल करने में इसी का हाथ होता है। इसी वजह से ये टी हेल्पर सेल को HIV वायरस जो होता है ये डायरेक्ट टारगेट करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टारगेट, ये HIV वायरस जो होता है ये डायरेक्ट किसी भी सेल को टारगेट नहीं करता, ये टी हेल्पर सेल को ही टारगेट करता है। और टी हेल्पर सेल को टारगेट किया तो टी लिम्फोसाइट भी आपका गया और बी लिम्फोसाइट भी गया, दोनों इम्यूनिटी चले गया, तो अब आप में कुछ नहीं रहा। उसके बाद पूरे का पूरे राज इस HIV वायरस को हो जाता है, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है और ख़तरनाक तरीके से बीमारी हो जाती है, ठीक है, ये बात है। अब बी लिम्फोसाइट की बात किया जाए, कहीं भी कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ हुआ या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, तो ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, इसके सरफेस में जो एंटीबॉडी होता है वो उसको पहचानता है, और जैसे ही पहचानता है तो बी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके बी मेमोरी सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल बनाता है। मेमोरी सेल जो कि फ्यूचर में काम करता है, फिर से अगर वही फॉरेन पार्टिकल आएगा तो तुरंत जो है अपना एंटीबॉडी बना के उसको मार देगा, ठीक है, ये मेमोरी सेल फ्यूचर के। अब प्लाज्मा सेल जो बना वो क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके वहाँ से प्रोड्यूस करता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करके वहाँ से एंटीबॉडी, ये एक तरह का एंटीबॉडी है जो कि वो
जो भी फॉरेन पार्टिकल है या एंटीजन जो भी चीज़ है उसको मार देता है। क्लियर, जो कि हमको हानिकारक करेगा। ये लिम्फोसाइट। अगला है इयोसिनोफिल, ठीक है, जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर अभी अभी मैंने बताया था, ये देखिए इयोसिनोफिल मैंने बनाया, और इसके अंदर अभी अभी बताया था मैंने कि 2 तरह का ऑर्गेनेल्स होता है या ग्रेन्यूल्स होता है। तो इसमें से जो ब्लैक से मैंने बनाया है वो एक तरह का एंटी पैरासाइटिक है, और जो रेड से बनाया है वो एंटी एलर्जिक है। ये 2 तरह का ग्रेन्यूल्स होते हैं। एंटी पैरासाइटिक जो होता है ये लाइसोसोम की तरह काम करता है। लाइसोसोम मतलब बच्चों एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या करता है, कहीं भी अगर आपके ब्लड में कोई पैरासाइट आ गया है तो पैरासाइट जैसे ही आ जाता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर से ये एंटी पैरासाइटिक यानी ये जो कि लाइसोसोम की तरह काम करता है, इससे उस पैरासाइट पर बम्बार्डिंग करता है और जिसके वजह से उसको डाइजेस्ट कर देता है, पैरासाइट को ग्रो करने से रोक देता है। ठीक है, और इसमें से जो एंटी एलर्जिक है जो कि एंटी एलर्जिक को रोकने में काम करता है। अगर एलर्जी हो गया है तो कैसे रोकता है बच्चों, तो एंटी एलर्जिक जो ये सब्सटेंस है, ये ग्रेन्यूल्स है, ये हिस्टामिनेज एंजाइम्स को रिलीज करता है जो एक तरह का एंटी एलर्जिक की तरह काम करता है, और फिर वहाँ से एंटी एलर्जिक को या मतलब एलर्जी जो भी एलर्जी वहाँ पे हुआ उसको रोकता है या उसको ख़त्म करता है। इसका मतलब ये जो क्या कहते हैं एंटी एलर्जिक है, ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन में एसोसिएटेड होता है, उसी में काम करता है। ठीक है, इयोसिनोफिल, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब दूसरा बेसोफिल्स की बात किया जाए तो बेसोफिल जो होता है ये 3 तरह का सिक्रेशन को सिक्रेट करता है। एक हिपैरिन जो एक तरह का एंटीकोगुलेशन का काम करता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन वगैरह वगैरह। क्लियर, ये सारे और भी बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में ये तीनों ही है। तो हिपैरिन जो एक तरह का एंटीकोगुलेंट, ब्लड आपके बॉडी के अंदर ब्लड जो है या फिर वेसल्स के अंदर ब्लड जो है जम ना जाए, क्लॉट ना हो जाए, तो उसको क्लॉट होने के लिए बचाता है कौन, हिपैरिन। ठीक है, और हिस्टामिन जो होता है ये एक इन्फ्लामेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कहीं सूजन हो गया, फूल गया, रेडनेस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इसको ख़त्म करने में हेल्प करता है ये हिस्टामिन्स। क्लियर, अब अगला नेक्स्ट पेज में आते हैं बच्चों। अब हम लोग आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिम्फोसाइट यानी WBC ख़त्म कर दिया, RBC भी ख़त्म कर दिया जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और अब आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स में, या उसी को प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेमल्स में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी नंबर की बात, सबकी नंबर हम देखें बच्चों, इसका नंबर बात करते हैं तो अगर आप 1 mm³ के बराबर ब्लड निकालिएगा तो उसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख के बराबर प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट्स कैसे बनता है बच्चों, तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेगा कैरियोसाइट्स जो कि बोन मैरो में होता है उसके फ्रेगमेंटेशन से, यानी उसको खंड खंड जो होता है, ये मेगा कैरियोसाइट खंड खंड में टूट जाता है, एक प्रत्येक टुकड़े को ही हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इस तरह से थ्रोम्बोसाइट, जैसे कि आप देख लीजिए मैंने फिगर में बनाया, ये एक मेगा कैरियोसाइट सेल, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और साइड मतलब सेल, वह सेल जिसमें बड़ा न्यूक्लियस है उसी को मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। देखिए ये मेगा कैरियोसाइट किस तरह से यहाँ पे श्रिंक हो गया और श्रिंक होके ये यहाँ से कट कट के देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहा है। इसी प्रत्येक टुकड़े को ही हम बोलते हैं क्या बच्चों, प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका शेप जो होता है कैसा होता है, राउंड होता है और ओवल होता है। और इस प्लेटलेट्स के अंदर देखिए मैंने रेड कलर से बनाया है, इसके अंदर जो भी है उसी को हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जो कि ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। तो ये एक तरह का ये जो रेड बनाया है ये ब्लड क्लोटिंग सब्सटेंस है, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और भी वगैरह वगैरह। ठीक है, प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन की बात किया जाए तो लाइफ स्पेन जो होता है वो 1 वीक के बराबर होता है। ठीक है, 1 सप्ताह तक इसका लाइफ स्पेन होता है। इसका फंक्शन यही ब्लड क्लोटिंग होता है। ठीक है बच्चों, एक टर्म आता है बच्चों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब होता है अगर प्लेटलेट्स का काउंट लो हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, मतलब प्लेटलेट्स का कमी हो गया है, उसके काउंट में गिरावट आ गया है। ठीक है, यहीं से थ्रोम्बोसाइट्स का मसला भी खत्म। तो जितना एनसीईआरटी में है बच्चों, वो मैंने सारा चीज़ को क्लियर यहाँ पे किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने स्टार करके बता देता हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह से। तो चूंकि जिस तरह से क्वेश्चन आया उसी तरह से मैंने लिखा है। ये ऑर्डर में पूछता है, तो ऑर्डर में पूछता है तो क्या कि सबसे ज़्यादा नंबर ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। या फिर और डब्ल्यूबीसी में भी बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज़्यादा कौन, तो अभी अभी मैंने बताया परसेंटेज के हिसाब से 60 से 65% होता है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उससे भी कम इओसिनोफिल, सबसे कम होता है बेसोफिल्स। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब पूछे यह सारा एक तरफ से दे देगा, बोलेगा इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा हो गया मैक्सिमम हो जाएगा आरबीसी, और सबसे कम कौन, तो बेसोफिल्स मिनिमम। ठीक है, ये बात इस तरह से भी पूछता है। ठीक है, तो आपको सारा तरह से याद रखना है। तो मैंने आपको सेलेक्टिव चीज़ों को मैंने पढ़ाया है और पूरे एनसीईआरटी से बेस से उठाया है, और इन सारी चीज़ को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को भी रीडिंग मारना है। और आप नहीं भी मारेंगे तो मैं फिर भी आपको जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको एनसीईआरटी ले आऊँगा और रीडिंग वाइज हाईलाइट करके आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, इस तरह। तो मैंने बहुत इधर उधर का नहीं पढ़ाया है, सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ाया है, जहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली उठता है आप पिछले साल के क्वेश्चंस लीजिए, और जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है और जितना नोट्स में लिखा है उससे अगर बाहर आए तो देखिएगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, और बहुत ही शॉर्टली मैंने सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ा दिया है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इस तरह से वीडियो के साथ बने रहिए हमारा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए। तो थैंक यू सो मच।